नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो ALS-50 लॉइटरिंग मुनिशन को लेकर आ रही है, जिसे कि टाटा एडवांस सिस्टम ने तैयार किया है और इसने अपना पोखरण में सफल परीक्षण भी किया है। दरअसल दोस्तों, ये जो ALS-50 लॉइटरिंग मुनिशन है, ये एक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया है और अब इसे भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। कहा जा रहा है कि जब इसका टेस्ट किया गया था, यानी कि ALS-50 का, तो इस सिस्टम ने ट्रायल के दौरान विस्फोटक वॉरहेड से जमीन पर सटीक निशाना लगाया। ALS-50 एक क्वाडकॉप्टर की तरह उड़ान भर सकता है और ये लंबी दूरी की यात्रा के लिए अपने फिक्स्ड विंग मोड का भी इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके शुरुआती परीक्षण उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में, खास करके लद्दाख में किए गए थे। ALS-50 एक ऑटोनोमस टारगेटिंग सिस्टम भी है, जो कि टारगेट को बिल्कुल सटीकता के साथ पहचान सकता है। इसके अलावा जो प्रीसेट टारगेट्स होते हैं, उन्हें भी ये पहचान सकता है और आर्म फोर्सेस अपनी जरूरत के हिसाब से इसकी रेंज और पेलोड क्षमता को भी बढ़ा सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि इसका इस्तेमाल भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वार्म ड्रोन्स के साथ भी इसे शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, ALS-50 की जो वीटोल क्षमता है, इसी वजह से इसे उन क्षेत्रों में भी संचालित किया जा सकता है जहां पर स्थान सीमित होता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि DRDO से आ रही है। DRDO अब पूरी तरीके से तैयार है मैन पैड सिस्टम के फुल स्केल विंड टनल परीक्षण के लिए, जिसे कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी में किया जाएगा। कहा जा रहा है कि 7 किलोमीटर रेंज वाली मैन पैड का जो डेवलपमेंटल ट्रायल्स है, वो अगस्त 2023 तक पूरे हो जाएंगे और 2024 से इसे भारतीय सेना में शामिल करना शुरू कर दिया जाएगा। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने एक टेंडर जारी किया है एक मोबाइल टेस्टिंग फैसिलिटी की खरीद के लिए, जिसका इस्तेमाल एक्सपेंडेबल टर्बो प्रपल्जन सिस्टम के लिए किया जाएगा। कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 300 दिनों के अंदर इसे डिलीवर करना होगा। मोबाइल टेस्ट फैसिलिटी का इस्तेमाल 450 किलोग्राम फोर्स इंजन के परीक्षण के लिए होगा, अलग अलग फील्ड कंडीशन और एल्टीट्यूड में। बढ़ते हैं अगले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जारी की है, जिसके तहत 47,627 बुलेट प्रूफ जैकेट्स भारतीय सेना के लिए खरीदी जाएंगी, साथ ही उनकी एसेसरीज भी। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक इसका वजन, यानी कि इस बुलेट प्रूफ जैकेट का वजन 11.55 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इसमें 60% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल होना चाहिए। इसके अलावा ये 7.62 बाई 54 mm आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स और 7.62 बाई 39 mm स्टील कोर बुलेट के खिलाफ 10 मीटर के अंदर सुरक्षा देने में सक्षम होनी चाहिए। अगली अपडेट भी दोस्तों डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को लेकर आ रही है, जिन्होंने एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जारी किया है 4.25 लाख 5.56 बाई 45 mm की कार्बाइन के लिए, जिसे कि भारतीय सेना के लिए खरीदा जाएगा। कहा जा रहा है कि इसके लिए नवंबर में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स के अनुसार इसका वजन 3.3 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी बिना मैगजीन और एसेसरीज के। इसके अलावा इनकी रेंज 200 मीटर की होनी चाहिए और इसमें डिटैचेबल हार्ड एंड बेडनेट होना चाहिए, साथ ही इसमें रिमूवल वर्टिकल फोरहैंड ग्रिप की क्षमता होनी चाहिए और अन्य एसेसरीज भी लगाए जाने के लिए ये उपयुक्त होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि रक्षा मंत्रालय से आ रही है। रक्षा मंत्रालय ने 1700 करोड़ रुपए के एक एग्रीमेंट पर साइन किया है ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ, जिसके तहत 35 कॉम्पैक्ट और 3 प्रैक्टिस ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को खरीदा जाएगा भारतीय नौसेना के 2 P-15B क्लास के स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स के लिए, ताकि इनकी दोहरी भूमिका हो सके, जिसका मतलब यह है कि ये लैंड अटैक और एंटी शिप अटैक भी कर सकती हैं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दरअसल कुछ रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय सेना QRSAM को जो शामिल करना चाहती थी, अब उसमें और देरी का वक्त लग सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में जो QRSAM का जो मूल्यांकन ट्रायल किया गया था, उस दौरान QRSAM के सर्विलांस रडार फेल हो गए थे और वे एक होवरिंग हेलीकॉप्टर को लो एल्टीट्यूड पर डिटेक्ट और इंगेज नहीं कर पाए। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि QRSAM की जो मोबिलिटी है, वो भी एक इशू बन रहा है, जिसका कारण है इसका वजन और इसका साइज, और केवल आधी मिसाइलें ही टारगेट को हिट कर सकती हैं। हालांकि ये प्रॉब्लम जो सामने आई है, उन पर तेजी से काम भी किया जाएगा और जल्द से जल्द QRSAM भारतीय सेना में शामिल कर ली जाएगी। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दरअसल भारतीय नौसेना अब तेजी से 26 कैरियर बॉर्न फाइटर जेट्स की खरीद को आगे बढ़ा रही है, जिसके तहत भारतीय नौसेना के हेडक्वार्टर ने फ्रांस के राफेल मरीन और अमेरिका के FA-18 का मूल्यांकन शुरू कर दिया है, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को चुना जाना है। लेकिन रिपोर्ट से साफ पता चल रहा है कि फ्रांस के राफेल मरीन अपना आधार खोता जा रहा है और सुपर हॉर्नेट को एक बढ़त मिल गई है, क्योंकि अमेरिका भारत को सुपर हॉर्नेट के साथ कई तरीके की तकनीकी सहायता भी कर रहा है, ताकि भारतीय नौसेना चाइना की नौसेना पर तकनीकी रूप से बढ़त बना सके और एक जैसे उपकरण हो जाने से भारत की क्षमता बढ़ भी जाएगी। दोस्तों, अगली अपडेट अर्जेंटीना से आ रही है। अर्जेंटीना के एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि वे अब अपने फाइटर जेट की जरूरतों को केवल 3 प्रतियोगियों तक सीमित रखेंगे, जिसमें कि भारत का तेजस, अमेरिका का F-16 और चाइना का JF-17 है। साथ ही उन्होंने रशिया के MiG-35 के ऑफर को ठुकरा दिया है और इसे ठुकराने से पहले उन्होंने इसका गहन अध्ययन भी किया है।
अर्जेंटीना की एयरफोर्स नवंबर में टेंडर की विजेता को चुनेगी और उसके बाद 18 फाइटर जेट्स को खरीदेगी पहले बैच के तहत। लेकिन दूसरे बैच के तहत जो अतिरिक्त फाइटर जेट अर्जेंटीना की एयरफोर्स खरीदेगी उसमें अर्जेंटीना के द्वारा बनाए गए एवियोनिक्स और वेपन्स लगाए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि तेजस मार्क 1 फाइटर जेट को लेकर आ रही है। दोस्तों एचएएल ने तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स के आने वाले हथियार पैकेजों के बारे में जानकारी दी है। दरअसल दोस्तों एचएएल एट 2022 अफ्रीकी एरोस्पेस एंड डिफेंस एक्सपो में भाग ले रहा है, जहां पर तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को एक आने वाले हथियार पैकेज के साथ प्रदर्शित किया गया है, जिसमें भारतीय हथियार प्रणालियां शामिल हैं जो कि अभी विकास के अधीन भी हैं, जिनमें कि टेक्टिकल एडवांस रेंज एम्युनिशन तारा गाइडेंस किट है, जिसे कि डीआरडीओ तैयार कर रहा है, जो कि 25 किलोग्राम, 450 किलोग्राम और 500 किलोग्राम में उपलब्ध होगी। इसके अलावा रुद्रम 1, 2, 3 नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल फैमिली को भी तेजस मार्क 1A में लगाया जाएगा। साथ ही ब्रह्मोस NG और NASM-MR जो कि एक एंटी शिप मिसाइल है और इनका इस्तेमाल जहाजों और बड़ी नावों के खिलाफ किया जाएगा, इन्हें भी तेजस मार्क 1A में लगाया जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल जैसे कि अस्त्रा MK1, MK2 और MK3 भी तेजस मार्क 1A में इंटीग्रेटेड किए जाएंगे। साथ ही R73, पाइथन 5 और ASRAAM जैसी छोटी और मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी लगाई जाएंगी। दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि LCA तेजस को लेकर आ रही है। दोस्तों भारतीय वायुसेना के 45 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस बहुत ही सक्षम विमान है और ये विश्व स्तरीय मिसाइलों से लैस है। उन्होंने कहा कि सोलार वायुसेना का आधार यानी कि बेस दक्षिण प्रायद्वीप के केंद्र में स्थित है, जो ये सुनिश्चित करता है कि हम न केवल उत्तर और पूर्व की ओर बल्कि पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में समुद्र के ऊपर भी पहुंच गए। साथ ही ग्रुप कैप्टन ने कहा कि तेजस विमान जिस तरीके के हथियार ले जा सकता है वे काफी जबरदस्त है और ये विमान की युद्ध क्षमता को अपनी भूमिका में जबरदस्त और काफी घातक बनाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि LCA तेजस को शॉर्ट टर्म थर्मल मिसाइलों के साथ साथ बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों को ले जाने के लिए भी कॉन्फ़िगर किया गया है और ये दोनों ही विश्व स्तरीय मिसाइलें हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम 1000 किलोग्राम पाउंड के पारंपरिक बम भी ले जा सकते हैं। इसके साथ ही लेजर गाइडेड बम, हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियार भी ले जाने में ये सक्षम है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि अमेरिका से आ रही है। दोस्तों अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान के बेड़े के वास्ते जो $45 करोड़ की मदद देने की घोषणा की गई है, उनका यह फैसला भारत के लिए कोई संदेश नहीं है, बल्कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ रक्षा साझेदारी के साथ जुड़ा हुआ है। ये नहीं, अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो रक्षा साझेदारी है ये विशेष तौर पर परमाणु सुरक्षा पर भी केंद्रित है। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। अमेरिका ने घोषणा की है कि वो अब अपने P-21 रेडर स्टेल्थ बॉम्बर को दिसंबर 2022 में प्रदर्शित करेंगे, लेकिन अब रिपोर्ट से आ रही है कि B-21 रेडर की जो कीमत होगी वो $440 मिलियन पर यूनिट होगी। ऐसे में अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिका को B-21 रेडर को अपने करीबी अमेरिकी एलाइज को देना चाहिए, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके और भारत है, जो कि इन्हें खरीद भी सकते हैं और उनको चाइना और रशिया के बड़े खतरों से भी सुरक्षा मिलेगी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि UNSC को लेकर आ रही है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सत्र में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस का नाम लिए बिना रूस पर तीखा हमला बोला है। जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी के ये युद्ध का युग नहीं है को दोहराते हुए कहा कि संघर्ष की स्थिति में भी मानव अधिकारों या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन को सही नहीं ठहराया जा सकता। जहां भी इस तरीके की घटना होती है उसकी तथ्यों के आधार पर और स्वतंत्र तरीके से जांच होनी चाहिए और आज भी हम इस पर कायम है। भारतीय विदेश मंत्री ने रूस को यह कड़ा संदेश ऐसे समय पर दिया है जब पिछले दिनों पीएम मोदी ने पुतिन को युद्ध को जल्द बंद करने की सलाह दी थी। एस जयशंकर जी ने कहा है कि भारत पुरजोर तरीके से ये दोहराता है कि सभी तरीके के युद्ध की स्थिति को तत्काल बंद किया जाना चाहिए और बातचीत तथा कूटनीति को फिर से शुरू किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से यूक्रेन को मानवीय मदद मुहैया करा रहे हैं। साथ ही हमारे कुछ पड़ोसी देश जो कि आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं उन्हें वित्तीय मदद भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने के लिए तत्काल बातचीत की मेज पर बैठने की जरूरत है। दोस्तों भारत ये बात इसलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है क्योंकि भारत ने चाइना को भी टैकल किया। जो युद्ध की स्थिति बनी हुई थी दोनों देशों के बीच में, आखिरकार कूटनीतिक और बातचीत के माध्यम से काफी हद तक भारत चीन का गतिरोध कम हो गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों भारत से झड़प करना चाइना के लिए एक बड़ी परेशानी बन गया और अब चाइना को भारत तगड़ा झटका देने वाला है। जी हाँ दोस्तों गलवान घाटी की हिंसक झड़प का खामियाजा अब चाइना को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल अब दोस्तों स्मार्टफोन बनाने वाली एप्पल कंपनी ने चीन से अपना कारोबार समेटना शुरू कर दिया और कहा जा रहा है कि वो भारत में शिफ्ट कर रही है। दरअसल कोविड कंट्रोल के नाम पर चीन में लगातार जारी प्रतिबंधों से स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को भारी नुकसान हो रहा है और दुनिया में खराब हो रही चीन की छवि से भी उन्हें नुकसान पहुंचा है और इसी वजह से उनका मुनाफा पहले के मुकाबले काफी घट गया है और एप्पल कंपनी अब चीन से निकलने के मूड में आ गई है। दरअसल भारत को चुनने के पीछे एप्पल कंपनी की
जो दो वजह है वो ये है कि पहला, कंपनी दरअसल 4 लाख आईफोन भारत में बेचती है। इस साल ये संख्या बढ़कर 6 लाख तक जा सकती है। ऐसे में कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ ही प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत बड़ा मार्केट भी मिल जाएगा। दूसरी वजह यह है कि चीन की तुलना में भारत में लेबर कॉस्ट कम है। साथ ही सरकार ने पिछले कुछ सालों में लाल फीताशाही पर प्रभावी ढंग से लगाम भी लगाई है। इसके चलते बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। कहा यह जा रहा है कि अगर एप्पल कंपनी चीन से निकलकर भारत आ जाती है तो चीन के लिए ये पहला बड़ा झटका होगा। और दूसरा झटका कारोबारी जगत के धुरंधर रतन टाटा देने जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप भी अब स्मार्टफोन के कारोबार में एंट्री करने जा रहा है। इस संबंध में कंपनी की लगातार ताइवानी कंपनी विस्टॉन कॉर्प के साथ बातचीत चल रही है। ये कंपनी भी आईफोन बनाती है। टाटा ग्रुप इस ताइवान कंपनी का अधिग्रहण करके शानदार तरीके से स्मार्टफोन सेक्टर में एंट्री करना चाहता है। इसके अलावा बिजनेस एनालिस्ट जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट बताती है कि अगले कुछ सालों में स्मार्टफोन, खास करके आईफोन के निर्माण के मामले में भारत दुनिया का सरताज होगा और 2025 तक दुनिया में बिकने वाले आईफोन के करीबन 25% का निर्माण भारत में शुरू हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगली डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि अमेरिका से आ रही है। दरअसल दोस्तों अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी ने हिंद महासागर में चीन की चालबाजी को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ड्रैगन हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक अड्डों को बढ़ा रहा है और वहां पर अपने मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है। एशिया प्रशांत क्षेत्र को हैंडल करने वाले अमेरिकी रक्षा सचिव डॉक्टर एरी रेटर ने कहा कि हमारी चिंता न केवल हिंद महासागर में चीन की बढ़ती नौसेनाओं को लेकर है, बल्कि चिंता इस बात को लेकर है कि ड्रैगन हिंद महासागर में ऐसा कर क्यों रहा है और उसके इरादे क्या है। उन्होंने बताया कि चीनी सेना के व्यवहार से हम सब वाकिफ है कि वो किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन नहीं करता, उसकी पारदर्शिता में कमी है। विदेशों में वो लगातार मिलिट्री बेस स्थापित कर रहा है और चीन ने तो अफ्रीका के जिबूती में मिलिट्री बेस तक बना लिया है, जो कि पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजिंग ने हाल ही में मिलिट्री ट्रैकिंग जहाज युआंग वांग 5 को भी तैनात किया था। इस जासूसी जहाज को श्रीलंका के हाबनटोटा पोर्ट पर विवादित रूप से डॉक किया गया था। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि भारत और अमेरिका प्रमुख रणनीतिक सहयोगी है। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच गहरा संबंध है और वाशिंगटन इस बात को हमेशा से जोर देता आया है कि भारत के साथ उनके रणनीतिक संबंध काफी लंबे हैं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।